नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले मार्केट मूव्स। इस हफ्ते कौन से इवेंट्स देखने को मिलेंगे और कौन से पॉइंट्स मार्केट को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। इस हफ्ते मार्केट पूरे 5 ट्रेडिंग दिन खुला रहेगा, कोई छुट्टी नहीं है। पिछले हफ्ते निफ्टी ने लगभग 100 पॉइंट की गिरावट दिखाई थी। कुछ दिन बुल्स ने मार्केट को 26,000 के ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बियर बाजार में लौट आए और प्राइस को नीचे खींच दिया। इससे पता चलता है कि उच्च स्तर पर मार्केट में तेजी बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। इस हफ्ते 28 से 29 अक्टूबर को FOMC मीटिंग है, जहां पावल 25 बेसिस पॉइंट्स तक रेट कट कर सकते हैं। ये कदम ग्लोबल मार्केट और भारतीय शेयर बाजार दोनों पर असर डाल सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से इस हफ्ते यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का GDP डेटा भी आने वाला है। ये आंकड़ा बताएगा कि दुनिया भर की इकोनॉमी कैसी प्रदर्शन कर रही है। वहीं भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी इस हफ्ते आने वाला है, जो हमारी इंडस्ट्री की स्थिति को दिखाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील और ट्रंप की गतिविधियां भी मार्केट को प्रभावित कर रही हैं। एशियन समिट में PM मोदी वर्चुअली शामिल होंगे, इसलिए उम्मीद के मुताबिक ट्रेड डील पर कोई बड़ी अपडेट फिलहाल नहीं मिली। क्रूड ऑयल में भी उछाल देखने को मिला। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए। इसका असर रिलायंस और अन्य चीनी कंपनियों पर भी पड़ा। फिलहाल क्रूड $65 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि ये पहले $58 से $60 के आसपास था। FIIs की गतिविधियां इस हफ्ते भी महत्वपूर्ण रहेंगी। ट्रंप जैसी अनसर्टेनिटी के चलते FIIs कभी बेचते हैं और फिर धीरे धीरे बाय करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि FIIs बाजार में धीरे धीरे लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं है। बिटकॉइन 10,000 से 11,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर कमजोर दिख रहा है और इससे भारतीय एक्सपोर्ट स्टॉक्स पर असर पड़ सकता है। ऑप्शन चेन के अनुसार निफ्टी 26,000 के ऊपर मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ट्रेड डील या अमेरिका चीन मीटिंग से कोई पॉजिटिव खबर आती है तो मार्केट आसानी से 26,000 के ऊपर जा सकता है और ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकता है। इस हफ्ते निफ्टी 50 के लिए 25,700 से 26,500 का ट्रेडिंग रेंज देखा जा सकता है। बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर बंद हुआ और PSU और प्राइवेट दोनों बैंकों में मजबूती बनी हुई है। बैंक निफ्टी के लिए 56,500 से 57,000 का जोन मजबूत सपोर्ट है और अगर ये ऊपर 59,000 के पार निकलता है तो बैंकिंग शेयरों में नई तेजी देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते करीब 300 कंपनियां अपने Q2 के रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं। इनमें लार्सन एंड टूब्रो, इंडियन ऑयल, स्विगी, अडानी ग्रीन, इंडस टावर्स, भारत पेट्रोलियम, अडानी पावर और अडानी टोटल गैस जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ONGC 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अपने रिजल्ट और डिविडेंड की घोषणा कर सकती है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड फिलहाल करीब 4.81% है, जो कि निवेशकों के लिए काफी आकर्षक मानी जाती है। अब बात करते हैं सरकार की एक बड़ी योजना की, जिसमें दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल एविएशन हब बनाने की तैयारी हो रही है। सरकार एक नया इमिग्रेशन सिस्टम ला रही है, जिसके तहत यात्री अपने ओरिजिन शहर जैसे सूरत या जयपुर से ही इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कोई यात्री सूरत से लंदन जा रहा है तो उसे दिल्ली पहुंचकर दोबारा इमिग्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। ये बदलाव यात्रियों का समय बचाएगा और एयर ट्रैवल को और स्मूथ बनाएगा। सिविल एविएशन मंत्री केरा मोहन नायडू ने कहा है कि अगले 2 से 3 सालों में यात्रियों के लिए एक पूरा ट्रांसफर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा, ताकि देश के एयरपोर्ट्स को ग्लोबल हब के तौर पर विकसित किया जा सके। अगली बड़ी खबर यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों को सख्त चेतावनी दी है। कई राज्य चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं और राहत पैकेजेस पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं और इस खर्च को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में कर्ज ले रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में राज्यों ने पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा उधार लिया है। यही वजह है कि अब उनके बॉन्ड्स पर ब्याज दरें भी बढ़ गई हैं, यानी राज्यों को कर्ज लेना पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ रहा है। RBI ने साफ कहा है कि अगर खर्च इसी तरह बढ़ता रहा और आमदनी नहीं बढ़ी तो राज्यों की फाइनेंशियल हेल्थ कमजोर हो सकती है। इससे निवेशकों का भरोसा घटेगा और डेवलपमेंट के लिए पैसा कम बचेगा। RBI का कहना है कि राज्यों को ध्यान रखना चाहिए कि उनका खर्च उनकी कमाई से ज्यादा ना बढ़े। यही वजह है कि हाल में राज्य सरकारों के बॉन्ड यील्ड्स में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है।
राज्यों के बॉन्ड यील्ड्स और केंद्र सरकार के बॉन्ड यील्ड्स के बीच का अंतर भी बढ़ गया है। पहले ये फर्क सिर्फ 0.30% से 0.40% था, लेकिन अब ये बढ़कर 1.06% से 1.12% तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि राज्यों के ऊपर रिस्क बढ़ा है और उन्हें बाजार से कर्ज लेने पर ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है। डेटा के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक राज्यों में 5.23 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि पिछले साल इसी समय तक ये आंकड़ा सिर्फ 4.37 लाख करोड़ था। यानी एक साल में उधारी में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। अब बात आईपीओ की। अगले हफ्ते 4 नए आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। जश लॉजिस्टिक्स, गेम चेंजर्स, टेक्सफैब, ऑर्कला इंडिया और सेफक्योर सर्विसेज। इनमें से ऑर्कला इंडिया का आईपीओ मेन बोर्ड पर आएगा और बाकी 3 एसएमई कैटेगरी के हैं। जश लॉजिस्टिक्स का आईपीओ 27 अक्टूबर को खुलेगा और 29 अक्टूबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 116 से 122 रुपए है और फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 4 रुपए चल रहा है। ये संकेत देता है कि लिस्टिंग के समय हल्की बढ़त या मामूली गिरावट हो सकती है। गेम चेंजर्स टेक्सफैब का आईपीओ 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 96 से 112 रुपए है और अभी इस पर कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं दिख रहा। इसका साइज करीब 54.84 करोड़ रुपए है और ये एसएमई कैटेगरी में आता है। तीसरा बड़ा आईपीओ है ऑर्कला का, जो 29 अक्टूबर को खुलेगा और 31 अक्टूबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 695 से 730 रुपए है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम करीब 125 रुपए तक चल रहा है, जो काफी आकर्षक माना जा रहा है। इसका साइज 1667.54 करोड़ रुपए है और ये हफ्ते का सबसे बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ है। सेफक्योर सर्विसेज का आईपीओ भी 29 से 31 अक्टूबर तक खुलेगा। इसकी कीमत 102 रुपए रखी गई है और ये भी एसएमई सेगमेंट में आता है। फिलहाल इस पर कोई खास ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। अब चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की ओर, जहां आरबीआई ने सीएस राजन की पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पर 2027 तक दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राजन इससे पहले राजस्थान सरकार की सलाहकार परिषद में उपाध्यक्ष रह चुके हैं और आईएलएफएस के बोर्ड में भी उनकी अहम भूमिका रही है। अब चलते हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर पर, जहां भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। सरकार ने 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एनर्जी एफिशिएंट माइक्रो प्रोसेसर बनाने में निवेश करने का ऐलान किया है। ये कदम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण यानी सेमीकॉन 2.0 का हिस्सा है। 2021 में शुरू हुई इस मिशन के तहत अब तक 76,000 करोड़ रुपए में से करीब 65,000 की कमिटमेंट हो चुकी है। इसका असर ये है कि अब भारत में मोबाइल, सर्वर और हाईटेक एप्लीकेशन के लिए चिप्स का घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 2014 में ये 2.4 लाख करोड़ रुपए का था, जो अब 9.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मोबाइल उत्पादन अकेले 4.4 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब बात पाकिस्तान की करें तो वहां की आर्थिक हालत फिर से डगमगा रही है। पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज अब बढ़कर 286.8 अरब डॉलर यानी करीब 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। ये पिछले साल की तुलना में लगभग 13% ज्यादा है। वेदांता ग्रुप की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज ने अक्टूबर में $500 मिलियन की बॉन्ड जारी करके फंड जुटाया है, जिससे वो अपनी आने वाली देनदारियां चुका सकेगी। इस कदम से कंपनी के कर्ज की औसत अवधि अब 4 साल से ज्यादा हो गई है और ब्याज दर भी सिंगल डिजिट में आ गई है, जो उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत दिखाता है। वेदांता का कहना है कि ये फंडिंग उसके डी-लेवरेजिंग रोड मैप का हिस्सा है और फिलहाल कंपनी पर कोई बड़ी लोन मैच्योरिटी 2027 तक नहीं है, यानी आने वाले 2 सालों में उसे बड़ी कर्ज अदायगी का दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। सरकारी कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अडानी सीमेंट के साथ 2 अहम एमओयू साइन किए हैं। इनका मकसद है सीमेंट का परिवहन रेल के जरिए करना, खास टैंक कंटेनर के माध्यम से। इन समझौतों से देश में सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन का तरीका बदलने जा रहा है। कॉनकॉर अब विशेष कंटेनर रेक के जरिए देश के बड़े रेल कॉरिडोरों से बल्क सीमेंट की आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इससे सड़क से रेल की ओर ट्रांसपोर्ट का शिफ्ट बढ़ेगा और पर्यावरणीय लाभ भी मिलेगा। अब चलते हैं ईवी और केमिकल सेक्टर की ओर, जहां भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती मांग ने केमिकल कंपनियों के लिए नए अवसर खोले हैं। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और पीएम ई ड्राइव जैसी स्कीमें इस सेक्टर को और रफ्तार दे रही हैं। वित्त वर्ष 2027 तक भारत में लिथियम आयन बैटरियों की मांग 54 गीगावाट घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य है वित्त वर्ष 2030 तक पैसेंजर व्हीकल्स में ईवी की हिस्सेदारी 30% तक हो। इस बदलाव में पीसीबीएल केमिकल्स, नियोजन केमिकल्स और बालाजी अमाइंस जैसी कंपनियां अहम भूमिका निभा रही हैं और तेजी से ईवी बैटरी केमिकल्स की दिशा में बढ़ रही हैं। पीसीबीएल केमिकल्स आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक निर्माता है। कंपनी अब बैटरी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले एडवांस्ड एनर्जी मटेरियल्स पर फोकस कर रही है।
नियोजन केमिकल्स लिथियम और ब्रोमीन बेस्ड स्पेशल केमिकल्स बनाने में अग्रणी है। इसकी सहायक कंपनी नियोजन आयोनिक्स देश की सबसे बड़ी बैटरी केमिकल्स फैक्ट्री गुजरात में बना रही है, जिसमें 15 अरब रुपए का निवेश होगा। बालाजी अमाइंस भारत की अग्रणी एलिफैटिक अमाइंस निर्माता है। इसने मई 2025 में इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड डायमिथाइल कार्बोनेट का प्रोडक्शन शुरू किया है, जो ईवी बैटरियों के लिए ज़रूरी केमिकल है। बालाजी अमाइंस फिलहाल भारत की एकमात्र कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड DMC बनाती है। Q1 में इसका रेवेन्यू 3.6 अरब रुपए रहा और प्रॉफिट 20% गिरकर 37 मिलियन रुपए पर आ गया। कंपनी अगले 2 साल में 20 अरब रुपए रेवेन्यू का लक्ष्य रखती है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर की, जिसने हाल में जबरदस्त रैली दिखाई है। पिछले 38 ट्रेडिंग सेशंस में ये शेयर करीब 45% बढ़ चुका है। सितंबर की शुरुआत में शेयर प्राइस 232 रुपए था, जो अब बढ़कर 345 रुपए तक पहुंच गया है। इस तेजी से पहले ही FIIs ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी थी। पिछले तिमाही में FIIs की हिस्सेदारी 3.7% से बढ़कर 5.1% हो गई, यानी करीब 5 करोड़ शेयर खरीदे गए। ये बढ़ोतरी रैली से ठीक पहले हुए, जिससे साफ है कि बड़ी संस्थाओं ने इस उछाल का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। अब बात करते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई ऐसी कंपनियों की जो अभी अपने 52 हफ्तों के लो यानी 1 साल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इन स्टॉक्स में पहले काफ़ी तेज़ गिरावट आ चुकी है, लेकिन अभी अपने बेस पर हैं, जहां से किसी भी समय रिकवरी की शुरुआत हो सकती है। इन सभी कंपनियों का बिजनेस मॉडल मजबूत है, प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ हो रही है और मैनेजमेंट भी भरोसेमंद है। सभी स्टॉक्स इस समय 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हैं। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में तो ये कमज़ोर दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये मौके जैसे हैं। पहला शेयर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। करीब 3600 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले 1 साल में 30% तक गिर चुका है। कंपनी के रिजल्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ शानदार है। गिरावट के बाद हमेशा इस स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है, इसलिए लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये ध्यान देने लायक स्टॉक है। अगला है विप्रो। ये भी IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और लगभग 240 के लेवल पर ट्रेड हो रही है। पिछले 1 साल में इसमें गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन हर बार बड़ी गिरावट के बाद इसमें मजबूत रिकवरी देखी गई है। तीसरा है ट्रेंट लिमिटेड। लगभग 4800 के आसपास ट्रेड कर रहा है और हाई से इसने तेज़ गिरावट दिखाई है। अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन कंपनी का बिजनेस और ब्रांड दोनों मजबूत है। लॉन्ग टर्म में इसमें फिर से बड़ी तेज़ी आने की संभावना है। अब बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी की। करीब 1030 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। ये स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेशन में है, लेकिन कंपनी का बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा है, जो आने वाले सालों में सबसे तेज़ ग्रोथ वाला सेक्टर माना जा रहा है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC फिलहाल 124 के आसपास मिल रहा है, जो अपने हाई से लगभग 15 से 18% नीचे है। पहले इसने बड़ी तेज़ी दिखाई थी, इसलिए वैल्यूएशन एडजस्टमेंट चल रहा है, लेकिन रेल सेक्टर की मजबूत डिमांड को देखते हुए ये स्टॉक फिर से रिवर्सल दे सकता है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी VBL की बात करें तो ये लगभग 460 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और अपने 1 साल के लो के करीब है। कोका कोला के बॉटलिंग पार्टनर होने के नाते इसका बिजनेस स्टेबल और ग्लोबली मजबूत है। IPO की अफवाहों से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ स्ट्रक्चरली सॉलिड है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस करीब 110 रुपए पर है और पिछले साल में इसमें करीब 16 से 18% गिरावट आई है। हालांकि ये स्टॉक भी अपने 1 साल के लो पर है, लेकिन कंपनी का ब्रांड नाम और मैनेजमेंट इसे लॉन्ग टर्म में भरोसेमंद बनाते हैं। इन्फोसिस लगभग 1400 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और 1 साल में करीब 12 से 15% नीचे आया है। ये भी हर बार गिरावट के बाद मजबूत रिकवरी दिखाने वाला स्टॉक रहा है और IT सेक्टर में इसका नाम टॉप क्वालिटी में गिना जाता है। NTPC ग्रीन एनर्जी हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी है और करीब 100 रुपए के आसपास चल रही है। ग्रीन एनर्जी फ्यूचर का सबसे बड़ा ट्रेंड है, इसलिए इस कंपनी के शेयर को नज़रअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज करीब 4200 के लेवल पर है। ये भी अपने 1 साल के लो के आसपास है। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये भी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। टाटा एलेक्सी लगभग 5500 रुपए के आसपास चल रहा है। पिछले 1 साल में 25% गिरावट के बावजूद ये कंपनी अब भी मजबूत है। 2020 के बाद आई तेजी में वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर चला गया था, अब उसका एडजस्टमेंट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये फिर से ग्रोथ स्टेज में आ सकती है।
इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी करीब 154 के आसपास इसका शेयर है और ये भी अपने 52 वीक लो के पास है। कंपनी का बिजनेस मॉडल स्थिर है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करने के कारण इसका फ्यूचर पोटेंशियल मजबूत दिखता है। अब बात करें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की जो सोमवार को ध्यान में रखे जा सकते हैं। एनालिस्ट्स ने JSW स्टील, इंडस टावर्स और UPL को खरीदने की सलाह दी है। JSW स्टील में 1135 से 1140 पर खरीदारी की सलाह है। लक्ष्य 1180 रुपये और स्टॉप लॉस 1115 रुपये रखा गया है। स्टील डिमांड बढ़ने और कीमतों में स्थिरता से कंपनी को फायदा मिलने की उम्मीद है। इंडस टावर्स में 360 से 362 पर खरीदारी की राय दी गई है, जिसका टारगेट 390 रुपये और स्टॉप लॉस 350 रुपये है। टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती नेटवर्क डिप्लॉयमेंट से इस कंपनी के रेवेन्यू में उछाल आ सकता है। UPL में 673 से 675 पर खरीदने की सलाह है। लक्ष्य 700 रुपये और स्टॉप लॉस 655 रुपये। कंपनी के इंटरनेशनल ऑर्डर्स और कॉस्ट कटिंग से मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ छोटे दाम वाले स्टॉक्स में भी खरीदारी के अवसर दिख रहे हैं, जैसे SR शिपिंग 32.12 रुपये पर खरीदने की सलाह है। टारगेट 34.5 रुपये और स्टॉप लॉस 31 रुपये। वासवानी इंडस्ट्रीज के लिए 63.12 रुपये पर खरीद। टारगेट 67.65 रुपये और स्टॉप लॉस 60.8 रुपये है। फिलाटे इंडिया में 58.4 रुपये पर एंट्री लेकर 62.5 रुपये का लक्ष्य रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस 56.4 रुपये का है। इन तीनों स्मॉल कैप कंपनियों में हाल में वॉल्यूम बढ़ा है और एनालिस्ट का मानना है कि शॉर्ट टर्म में इनसे 5 से 10% तक का रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, जहां 2030 तक ऑटो कंपोनेंट मार्केट 18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। EV ट्रेंड, एक्सपोर्ट डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग अपग्रेडेशन इस ग्रोथ के प्रमुख कारण है। सुंदरम फास्टनर्स TVS ग्रुप की कंपनी है जो इंजन कंपोनेंट्स और EV पार्ट्स बनाती है। इसका एक्सपोर्ट नेटवर्क मजबूत है और सरकार की PLI स्कीम से इसे फायदा मिलने की संभावना है। कंपनी के मार्जिन और कैश फ्लो दोनों स्थिर है, जिससे ये लंबे समय के लिए कंपाउंडिंग स्टॉक बन सकती है। बेलराइज इंडस्ट्रीज EV अपनाने की बढ़ती रफ्तार का सीधा फायदा उठा रही है। कंपनी लाइट वेट और स्मार्ट इंटीरियर कंपोनेंट्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स EV मैन्युफैक्चरर्स के लिए जरूरी बन चुके हैं। कंपनी के नए प्लेटफॉर्म ऑर्डर्स और प्रोडक्ट मिक्स से आने वाले 3 से 5 सालों में 25% तक रिटर्न पोटेंशियल बन रहा है। CIE ऑटोमोटिव इंडिया फॉर्जिंग और मशीनिंग बिजनेस में अग्रणी है। इसका यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में मजबूत एक्सपोजर है। एक्सपोर्ट रिकवरी और कॉस्ट एफिशिएंसी से आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन ग्रोथ की उम्मीद है। ट्यूब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ इंडिया मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो ऑटो पार्ट से लेकर EV प्लेटफॉर्म और प्रिसीजन इंजीनियरिंग तक काम करती है। कंपनी का टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन इसे मल्टी ईयर ग्रोथ ट्रेंड पर रखता है। अमारा राजा एनर्जी EV बैटरी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेड एसिड बैटरी से लेकर लिथियम आयन तक इसका पोर्टफोलियो फैला है। आने वाले सालों में EV ट्रांजिशन की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी यही बन सकती है।